नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो कल की क्लास हालांकि कंप्लीट कर दी गई थी, रिकॉर्ड कर दी गई थी, पर हमारे यहाँ पर जयकांत सिंह हैं जो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं मामला, तो कुछ टॉपिक रह गया था इन द सेंस कि उसमें आवाज़ रह गई थी। तो आज उसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हम लोग नए कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ेंगे। तो कहाँ तक था जयकांत? लिम्पोपो नदी। तो लास्ट डिस्कशन में है लिम्पोपो नदी। थोड़ा सा लिम्पोपो नदी के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पर है लिम्पोपो नदी? तो ये है लिम्पोपो नदी। इस स्थान पर है मापुतो की खाड़ी हिंद महासागर में। तो यहाँ पर लिम्पोपो नदी है। तो लिम्पोपो नदी जो है, तो देख लेते हैं कि लिम्पोपो नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से उद्गम होती है। दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से उद्गम होने के पश्चात ये नदी जाती है कहाँ पर? तो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में मापुतो की खाड़ी है। तो हिंद महासागर में है मापुतो की खाड़ी। तो मापुतो की खाड़ी में जाकर गिरती है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये नदी? तो ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की ये एक ऐसी नदी है, या विश्व की ऐसी नदी है, जो कि मकर रेखा को अपने अपवाह मार्ग में मकर रेखा को 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा को अपने अपवाह मार्ग में यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना है। अफ्रीका में इस नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? घड़ियाल नदी। तो घड़ियाल नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण रेगिस्तान हैं, अथवा अफ्रीका महाद्वीप के जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों की बात की जाए तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है क्या? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तारित मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तारित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। इस सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में 2 तरह के क्षेत्र आते हैं। एक क्षेत्र को बोलते हैं अर्ग, और एक क्षेत्र को बोलते हैं हमादा। तो एक यहां पर एक क्षेत्र है, इस सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र को कहते हैं अर्ग, और जो दूसरा क्षेत्र है इसे कहा जाता है हमादा। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है इंपॉर्टेंस? तो अर्ग जो है ये क्या है? अर्ग है सहारा मरुस्थल का रेतीला भाग, और हमादा क्या है? तो हमादा है सहारा मरुस्थल का जो है तो पथरीला भाग, उस पथरीले भाग को कहते हैं हमादा। तो अर्ग क्या है? हम कह सकते हैं ये है सहारा मरुस्थल का रेतीला भाग, और हमादा है सहारा मरुस्थल का पथरीला भाग। पथरीला भाग जो है इसे हमादा कहा जाता है। सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र बद्दू और तुआरेग जनजातियां, कौन सी जनजातियां? बद्दू और तुआरेग जनजातियों का प्रवास क्षेत्र है। तो यहां पर एक जनजाति है बद्दू, और दूसरी कौन सी है? इसका नाम है तुआरेग जनजाति। इन जनजातियों का प्रवास स्थल है सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है।
सहारा मरुस्थल के पश्चिम में स्थित अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र को कहा जाता है साहिल प्रदेश। तो सहारा मरुस्थल के पश्चिम में स्थित अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र को ही साहिल प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकार का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, सहारा मरुस्थल से संलग्न क्षेत्र है। वर्तमान समय में भूमि उपयोग पैटर्न जो है वहां पर लैंड यूज पैटर्न, उस लैंड यूज पैटर्न में परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि क्या किया गया था, इस स्थान पर इसे वनस्पतियों से विहीन किया जा रहा था। तो वनस्पति विहीन किए जाने के कारण इस क्षेत्र में क्या किया गया, तो बहुत अधिक मात्रा में रेगिस्तान का विकास होने लगा था, तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा था। इसलिए अब यहाँ लैंड यूज पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर भूमि उपयोग पैटर्न को बदला जा रहा है ताकि मरुस्थलीकरण के विकास को रोका जा सके। ठीक है, इन्वायरमेंट की क्लास में बताए थे डेजर्टिफिकेशन और यूएनसीसीडी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल हो गया, साहिल प्रदेश हो गया, उसके बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में एक मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे कहा जाता है नामिब मरुस्थल। यह है, आप देख सकते हैं, क्या नाम है, मैं लिख देता हूं, नामिब मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल है, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, यह तटीय क्षेत्र, तट से संलग्न क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। तो क्यों हुआ होगा, आपको पता ही है, खोई जनजाति का यह प्रवास स्थल है। तो यहां पर नामिब डेजर्ट है, और नामिब डेजर्ट में कौन सी जनजाति, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, खोई जनजाति का प्रवास स्थल है। इस नामिब डेजर्ट से लगे हुए नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में जो मरुस्थल विस्तारित है, इस मरुस्थल को कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कहां कहां, तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में विस्तारित है। और इस मरुस्थल को कहा जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल ब्रुशमैन जनजातियों का प्रवास स्थल है। तो कालाहारी मरुस्थलीय प्रदेश में ब्रुशमैन जनजातियों का प्रवास है। तो ये है क्या, हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में ब्रुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं, या ब्रुशमैन जनजातियों का ये प्रवास स्थल है। अब अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली कुछ स्थानीय पवनें हैं, उन स्थानीय पवनों के नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन पवनों के, स्थानीय पवनों के नाम जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि स्थानीय पवनों के नाम से सवाल बना लेता है। तो हेडिंग लगाइए, अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवनें। और स्थानीय पवनों में भी सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पवन, तो जो ठंडी पवन है, इन ठंडी गर्म पवन है, पहले गर्म पवन देखते हैं, फिर ठंडी पवन की बात करेंगे। तो गर्म पवन, और गर्म पवन में पहली पवन का नाम लिखिए, गर्म पवन अफ्रीका महाद्वीप की, क्या नाम है, इसे कहते हैं हरमट्टन। तो इसका नाम है क्या, हरमट्टल, हरमट्टन। सहारा मरुस्थल में इसका प्रभाव है, तो सहारा मरुस्थल गिनी तट की ओर चलती है, और गिनी तट में इसी गर्म हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कहां पर, हरमट्टन को गिनी तट में।
डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो इसे हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी पवन है सिराको, बड़ी ही महत्वपूर्ण पवन है एग्जाम के लिए भी। सिराको नाम ध्यान रखना है सिराको का। यह भी सहारा मरुस्थल में चलती है, लेकिन सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। सहारा मरुस्थल से चलती है और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, भूमध्य सागर को पार करती है और भूमध्य सागर को पार करते समय आर्द्रता को ग्रहण करती है और इटली वाले क्षेत्र में जाकर के बारिश करा देती है। ठीक है, तो सिराको है, सिराको बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरी पवन है वर्ग, वर्ग अथवा वर्गस। तो तीसरी पवन है, इसका नाम है वर्गस अथवा वर्ग, कुछ भी नाम आए, वर्ग आए या वर्गस आए। ये कहां पर चलती है? तो ये इसका प्रभाव रहता है दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसका प्रभाव है दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार से ठंडी पवन है, कुछ ठंडी पवनें हैं, उनके नाम भी ध्यान रखने हैं। कौन सी पवन? तो ठंडी पवन। ठंडी पवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पवन है, इस पवन का नाम है हबूब। क्या नाम है? हबूब। हबूब पवन, इसका प्रभाव क्षेत्र कहां पे है? तो ये चलती है आपके सूडान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पवनों में से एक है हबूब, जो सूडान में चलती है। एक है टेबल ब्लॉक, टेबल ब्लॉक अथवा केप डॉक्टर। तो केप डॉक्टर अथवा टेबल ब्लॉक ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में चलती है और ठंडी पवन है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? टेबल ब्लॉक, टेबल ब्लॉक अथवा केप डॉक्टर, कोई भी नाम पूछ ली, टेबल ब्लॉक हो जाए, केप डॉक्टर। डॉक्टर विंड के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विंड अलग है, एक प्रकार की गर्म पवन है और गिनी तट की ओर। कौन है? हरमट्टन को ही कहा जाता है गिनी के तट में डॉक्टर विंड। लेकिन अगर पूछे टेबल ब्लॉक अथवा केप डॉक्टर, तो केप डॉक्टर एक प्रकार की ठंडी पवन है जिसका प्रभाव क्षेत्र कहां पर रहता है? तो रहता है दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसका प्रभाव क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप के क्लाइमेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी बातें, प्रीलिम्स में इतना तो नहीं आता, हालांकि मेंस की क्लास में डिटेल में हम पढ़ते हैं क्योंकि सवाल कई बार बन जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं यहां पे आपको। अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। मोटा मोटा अगर कहें तो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों का संबंध या अधिकांश क्षेत्रों का विस्तार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अवस्थिति है अफ्रीका महाद्वीप में। विषुवत रेखा जहां से गुजरती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है? हम कह सकते हैं इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विकास हुआ है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या है? इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विकास हुआ है। और इस स्थान पर जब विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है, क्या है यहां पर? तो यहां पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, पूरब और नॉर्थ और साउथ दोनों में ही विषुवत रेखा की विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। इसलिए वर्ष भर उच्च तापमान होता है और वर्ष भर उच्च तापमान होने के साथ साथ वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। तो वर्ष भर अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसीलिए यहां पर कौन सा पर्वत है? जो कैमरून पर्वतीय क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। हवाएं आर्द्र होकर, गर्म होकर के महाद्वीप की ओर बढ़ती हैं, पर्वत क्षेत्र से टकराती हैं और पर्वतीय क्षेत्र से टकराने के बाद पश्चात पर्वतीय वर्षा कराती हैं। तो ये कैसा क्षेत्र है? हम कह सकते हैं अधिक वर्षा, अधिक तापमान व
वर्षा वाला क्षेत्र है। जैसे ही हम नॉर्थ की ओर शिफ्ट करते हैं अथवा हम साउथ की ओर शिफ्ट करते हैं, तो चाहे नॉर्थ की ओर शिफ्ट करें चाहे साउथ की ओर शिफ्ट करें, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विकास हुआ है। तो नॉर्थ की ओर जाएं चाहे हम साउथ की ओर जाएं, नॉर्थ की ओर जाते हैं तब भी हमें साहेल के रूप में क्या मिलता है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र इस स्थान पर। और यहां हम आते हैं तो यहां भी हम क्या पाते हैं, अपेक्षाकृत अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाते हैं। कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ग्रीष्म ऋतु के समय प्रचंड आंधी तूफान आता है, तड़ित झंझा वाला क्षेत्र है, तड़ित झंझाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के समय तड़ित झंझा के साथ तीव्र गति से संवहनी वर्षा होती है। अर्धशुष्क क्षेत्र है, संवहनी वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहां पर कैसा क्षेत्र होगा, ये हम कह सकते हैं कि साउथ, नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो जो क्षेत्र मिलेगा इस क्षेत्र में क्या होगा, तो हम कहेंगे इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के समय तड़ित झंझा। इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र के भी नॉर्थ में जा रहे हैं हम, तो इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र के नॉर्थ अथवा साउथ में हम जाएंगे तब हमें मरुस्थलीय प्रदेश मिलेगा। देखिए, साउथ में गए तो यहां पर मरुस्थल का विकास हुआ है, नॉर्थ में गए तो यहां सहारा मरुस्थल है, इसी का भाग है लीबियन डेजर्ट। तो नॉर्थ जाएं अथवा साउथ जाएं, हमें मरुस्थलीय तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा, मरुस्थलीय तुल्य जलवायु प्रदेश का विकास मिलेगा, मरुस्थल का विकास मिलेगा। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखा से नॉर्थ और साउथ में गए उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और नॉर्थ और साउथ में गए तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विकास मिला। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सागर तटीय क्षेत्र में जब हम जाते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इनके जब तटवर्ती क्षेत्रों में हम पहुंचते हैं, कहां पर, इस क्षेत्र में, इस तटवर्ती क्षेत्र में हम गए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इनके तटवर्तीय क्षेत्रों में हम जाते हैं, अथवा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम क्षेत्रों में जहां पर क्या है, केप ऑफ गुड होप है, केप टाउन वगैरह है, इस क्षेत्र में हम जा रहे हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में पहुंचने पर हमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। यही सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो यहां पर क्या मिलती है हमें, इस स्थान पर मिलता है भूमध्य सागरीय जलवायु। यहां भी मिलती है हमें क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं, महासागर का किनारा है, मध्य अक्षांशीय अवस्थिति है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जा रहा है। ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, वर्षा नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी, लेकिन जब शीत ऋतु का समय आएगा तो शीत ऋतु आर्द्र होगी और शीत ऋतु में वर्षा होती है, और वर्षा की प्रकृति वाताग्रीय वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या है, हम कह रहे हैं कि यहां पर विकसित है भूमध्य सागरीय जलवायु, और इस भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होगा, तो शीत ऋतु में वर्षा होगी। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। शीत ऋतु में वाताग्रीय
वर्षा। इधर भी हम अगर बात करेंगे तो यहां भी क्या है, यहां भी शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षा। अन्य समय ग्रीष्म ऋतु शुष्क, शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षा। अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र, वर्ष भर उच्च तापमान वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह कैसा क्षेत्र, यह भी उष्णकटिबंधीय है लेकिन अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु के समय संवहनीय वर्षा होगी, यहां वर्ष भर संवहनीय वर्षा होगी, तो यहां ग्रीष्म ऋतु के समय संवहनीय वर्षा होगी, तड़ित झंझा के रूप में वर्षा होगी। और उच्च अक्षांश में गए तो वर्षा की मात्रा अत्यंत कम, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, और वर्षा की मात्रा के अत्यंत कम होने के पश्चात उत्तर अथवा दक्षिण में गए तो मरुस्थलियों का विकास हम पाते हैं। लेकिन जब हम और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर पहुंचे तो सागर से लगे हुए तटीय किनारे, इन सागर से लगे हुए तटीय किनारों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विकास हुआ, उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में। और इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या है, तो हम कह सकते हैं इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के समय नहीं बल्कि शीत ऋतु के समय वाताग्रीय वर्षा होती है। पछुआ पवनें सक्रिय होती हैं और पछुआ पवनों के सक्रिय होने के कारण शीत ऋतु आर्द्र होती है, वर्षा कराती है, रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है। इसलिए आप देखेंगे केप टाउन वगैरह के बारे में जब भी न्यूज़ आती है, वहाँ पर वनस्पतियों का प्रकार कुछ और होता है, वर्षा की मात्रा कुछ और होती है, जो लोग हैं उनका स्वरूप कुछ और होता है। बात आए कांगो बेसिन की, कांगो के आसपास के क्षेत्र, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, बात आए बुरुंडी की, वहाँ के जो देश जो लोग हैं उनकी जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी है उसमें एकदम अंतर होगा। बात आएगा मोरक्को की, तो मोरक्को के लोगों की फिजिकल मॉर्फोलॉजी अलग होगी। मोरक्को के लोगों ने वैसे ही भारत में इसमें धूमधाम मचा रखा है, तो आपको याद ही होगा। तो कुल मिलाकर कहना क्या है, चाहे मुद्दे की बात क्या है, तो मुद्दे की बात यह है कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जलवायु प्रदेशों का विकास होता है और ये जलवायु प्रदेश वहां की वनस्पति, वहां में वर्षा की मात्रा, वहां पर जातियों जनजातियों अथवा हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे वनस्पति प्राणी जात वनस्पति जात, इन सब की नेचर को, इन सब के प्राकृतिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ठीक, चलिए, तो कुछ बातें थी, चूंकि सवाल मैंने देखा था तो यहां से आ रहा था, आपके आर वगैरह में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट करने के पश्चात अब चलते हैं हम लोग कहां पर, तो यूरोप की बात करते हैं थोड़ी सी। तो यूरोप में डिस्कशन करते हैं अभी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात, चलते हैं कहां, यूरोप में। ठीक, चलिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप कैसा है, तो छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप की जब भी बात की जाएगी तो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक सागर है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के नॉर्थ में क्या है, तो इसके नॉर्थ में है आर्कटिक सागर।
देख सकते हैं आर्कटिक सागर विस्तारित है, आर्कटिक सागर का क्षेत्र। अगर इसके साउथ में बात करें तो यूरोप के साउथ में है भूमध्य सागर। वेस्ट की अगर बात की जाए तो वेस्ट में है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और ईस्ट की अगर बात की जाए तो पूर्व में यह एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। और एशिया महाद्वीप से कैसे जुड़ा है? तो एशिया महाद्वीप से ये इसे अलग करने वाली जो संरचना है उसमें है यूराल पर्वत। यूराल नदी, तो दूसरा है यूराल नदी, यूराल पर्वत, यूराल नदी। इसके पश्चात काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, नाम ध्यान रखिएगा जरूर। यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, काकेशस पर्वत है, और काकेशस पर्वत के पश्चात अंत में हम कह सकते हैं क्या है? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप के साथ पृथक करते हैं अथवा एशिया महाद्वीप से इसे अलग करने का कार्य करते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप भी है। तो यूरोप के बारे में अन्य बात क्या है कि यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। सबसे अधिक नगरों का विकास यहीं पर हुआ है, इसी महाद्वीप में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देखिए जरा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश जिस प्रायद्वीप पर अवस्थित हैं, इस प्रायद्वीप को कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। ये देख सकते हैं, ये है स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में भौगोलिक रूप से अवस्थित हैं, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में, इसलिए इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूछे भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, तो भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन जब बात आ जाए भाषा, संस्कृति की, तो भाषा और संस्कृति के आधार पर आइसलैंड और आइसलैंड के साथ साथ डेनमार्क को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो भाषा और संस्कृति के आधार पर आइसलैंड और डेनमार्क को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो क्या बात हो रही है? बात हो रही है स्कैंडिनेवियन देश। अगर आपसे पूछे स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, डेनमार्क भी है और आइसलैंड भी है। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं, जबकि भाषा संस्कृति के आधार पर इसमें डेनमार्क और आइसलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो डेनमार्क और आइसलैंड भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं स्कैंडिनेवियन देश में। ऐसे ही एस्टोनिया है, लैटविया है और लिथुआनिया है।
बाल्टिक सागर आप देख सकते हैं, बाल्टिक सागर, यह है बाल्टिक सागर। इस्टोनिया है, लैटविया है और लिथुआनिया है। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है बाल्टिक देश, बाल्टिक देश कहलाते हैं। ठीक, अब अगर आपसे बात करें कि हम बाल्टिक सागर पर पहुंच चुके हैं और बाल्टिक सागर से इधर है नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर, इसमें आते हैं, यह है बाल्टिक सागर, यह बाल्टिक सी है। बाल्टिक सागर से जाना है नॉर्थ सी में, नॉर्थ सागर की ओर। तो बाल्टिक सागर से नॉर्थ सागर जाने के लिए एक नहर को पार करके जा सकते हैं हम, और इस नहर का निर्माण किया था जर्मनी में किया गया। इस नहर का नाम है कील नहर, यहां पर अवस्थित है। कील नहर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ये नहर। तो बात करते हैं अब हम लोग किसकी? कील नहर की। तो देखिए, कील नहर, कील नहर क्या कर रही है? तो कील नहर बाल्टिक सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ रही है नॉर्थ सागर से। तो बाल्टिक सागर को नॉर्थ सागर से जोड़ती है। ठीक है, स्थित कहां पर है? तो कील नहर अवस्थित है जर्मनी में। कुछ इस तरह से है कील नहर। इस तरफ है बाल्टिक सागर और इधर है क्या? नॉर्थ सी है। तो बाल्टिक सागर है और नॉर्थ सी है। कील नहर इनके मध्य में है। तो यह है हमारी कौन सी? यह है कील नहर। ठीक है, कील नहर के तट पर बाल्टिक सागर की ओर कील बंदरगाह स्थित है। तो यहां पर है कील बंदरगाह, और नॉर्थ सी के तट पर हैम्बर्ग स्थित है। क्या है यहां पर? हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग अवस्थित है। जो कील बंदरगाह है यह जर्मनी में डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कील बंदरगाह क्या है? तो इसके बारे में ध्यान रखना है, जर्मनी में डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक, और हैम्बर्ग क्या है? हैम्बर्ग जर्मनी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां पर जलयान उद्योग का विकास हुआ है। तो यहां पर जलयान उद्योग का विकास हुआ है। एटलस में अपने दोनों लोकेशन को खोजिएगा। इस स्थान पर क्या है? हैम्बर्ग, और यहां पर है आपका कील। इन दोनों को खोजिएगा। ठीक, कल मिलते हैं तो इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।